तो नहीं है आप ना, मानते हो और ना, मुझे कोई ऐसा मल्टीपल सबूत दो। नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप मानते हो ना अल्लाह को, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो सबूत चाहिए। कहां से दोगे सबूत? दे सकते हो सबूत? चैलेंज है, दे देना सबूत आके, ठीक है। तो आप अल्लाह क्या का है, सबूत दे दो, जवाब दे दो, चांद क्या के दो है आप टुकड़े होने एग्नोस्टिक। का सबूत दे दो। कोई जाकिर नायक नहीं है चांद के दो होने का सबूत, ठीक है। जाकिर नायक तो अपने इंसान होने का सबूत नहीं है, समझ गए हो? ठीक है, सबूत इस बात का चाहिए कि चांद वाकई दो टुकड़े हुआ था। वो मैं आप लिबर्टी का एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको आप कह आपको रहे ये, हैं आपको मैं एक बात जाकिर नाइक, बताऊं। तो वहां पे साइंस लोगों के से पास बात नहीं होती सर, बड़े बड़े से। यार, हाँ। और ठहर जा यार, ठहर जा, बहुत उड़ रहा है। सिंपल सी बात है, जमीन के ऊपर ये सारे कॉन्टिनेंट एक वक्त मिले हुए थे, और इस बात का सबूत हमारे पास साइंस के जरिए आज है। 100% इस बात का सबूत है, ठीक है। एक जगह से नहीं मिलता, 100 जगह से मिलता है। और चांद के साबित होने का, चांद के दो टुकड़े होने का सबूत यह है कि चांद ऊंट गुजर रहे थे और वो बिदक गए हैं, और जी फलां ने, फलां काफला जा रहा था, उसने चांद दो टुकड़े हुआ देख लिया। वो भी लो रसूल अल्लाह के अपने ही बंदे छोड़े हुए थे जो कह रहे थे चांद दो टुकड़े हो गया, इसके अलावा किसी ने और ने कोई बात ही नहीं की कि चांद दो टुकड़े हुआ है। हाँ, चांद दो टुकड़े अगर वाकई को असली चांद दो टुकड़े मेरे हुआ था ना, तो चीन वालों ने भी देख लेना था, वो हाँ, तो अमेरिका में भी देख लेना था उन्होंने, जहां पे अभी तक ना यूरोप वाले गए थे ना, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी देख लेना था। तो चांद दो टुकड़े हुआ अगर होता ना, तो सबने देखना था, सबने लिखना था। क्या दुनिया सारी रात के वक्त सो रही थी? कोई एक भी बंदा नहीं जाग रहा था जिसने देखा, कोई किसी अमेरिकी ने देखा हो चांद दो टुकड़े हो गया? भाई शक्कुल कमर या स्प्लिट ऑफ मून तो एक छोटी चीज है, ठीक है। अच्छा। हम तो मून के मुकम्मल तबाह होने के कायल है। भाई एक वक्त वो आएगा जब चांद तबाह हो जाएगा, एक वक्त वो आएगा जब सूरज तबाह हो जाएगा। और इस चीज को साइंस भी मानती है कि सोलर सिस्टम की एक उम्र है, वो उम्र खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई एक वक्त आएगा, सोलर सिस्टम जो पूरा सोलर निजाम तब धर्मभरम हो जाएगा। तो चांद रहते हुए दो टुकड़े हो जाना ये एक छोटी चीज है। उससे बड़ी चीज क्या है? चांद का तबाह हो जाना, सूरज का तबाह हो जाना। अब आप इनसे पूछें कि जो लोग शक्कुल कमर के ऊपर एतराज करते हैं कि तुम इस बड़ी चीज को मानते हो कि नहीं मानते। अगर वो कहेंगे कि नहीं मानते, तो इसका मतलब ये है कि जिस साइंस के ऊपर वो ईमान लाए हुए हैं उस साइंस को झुटला रहे हैं। तो जब बड़ी चीज को तुम मानते हो तो छोटी चीज को मानने में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साइंस का जो नजरिया है वो ये है कि इस कायनात में, यूनिवर्स में जितने भी कहना चाहिए कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। वो इसी तरीके से कि उनमें वो यानी तकसीम होते हैं, उनके अंदर एक्सप्लोजन होता है, गैसेस निकलती हैं, एक दूसरे के अंदर वो मिल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि साइंटिफिक फैक्ट है, चूंकि दुनिया से इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो चांद भी तो उसी कायनात में है। तो अगर कोई दूसरा सितारा जो दूसरी किसी मिल्की वे के दूसरे कोने में है या कायनात दूसरी किसी गैलेक्सी में है, अगर वो टूट सकता है, मिल सकता है, जुड़ सकता है, तो भाई हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ ये काम क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई ये कहे कि नहीं, मिल्की वे के दूसरे कोने के अंदर जो सितारा है वहां तो ये काम हो सकता है, हमारे यहां नहीं हो सकता, तो भाई इसको साइंस से साबित कर दो कि क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब आइए आगे, थोड़ा सा लंबा जवाब है। मैं चाहूंगा अपने नाजरीन से भी कि वो इसको तवज्जो से सुने, गौर से सुने। देखिए ऐसा है कि ये जो पूरी डिबेट है कि शक्कुल कबर हुआ या नहीं हुआ, ये एक उसूली मसला है, एक यानी उसके पीछे एक पूरा प्रिंसिपल है, उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी है मौजिजे की। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मौजिजा क्या है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मौजिजा एक अननेचुरल चीज है, मैं ये कहता हूं कि मौजिजा एक सुपर नेचुरल चीज है, अननेचुरल नहीं, एक सुपर नेचुरल चीज है। अब हमें यह समझना चाहिए कि भाई नेचर क्या चीज है। देखिए नेचर ये है कि कॉज एंड इफेक्ट का एक निजाम, कॉज एंड इफेक्ट का एक जो निजाम इस दुनिया के अंदर कायम है। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, बादल आएंगे, जरी बारिश जब भी होगी, जब बादल होंगे, बगैर बादल के बारिश नहीं होगी। एक पूरा कॉज एंड इफेक्ट का एक निजाम है, ठीक है। इसको नेचर कहते हैं। इसको हम यानी इसको हम लॉ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ नेचर। आमतौर से ऐसा होता है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो केमिस्ट्री हो, किसी कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर ऐसा होता है कि एक जब ऊंचे दर्जे का जो लॉ है वो नीचे दर्जे के लॉ को साइडलाइन कर देता है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। उसकी मिसाल ये है कि केमिस्ट्री का एक लॉ है, वो ये है कि कोई भी कंपाउंड लीजिए, ठीक है, अगर आप उसको डिसॉल्व कर दें और उसको वैसे ही छोड़ दें, एक तो एक डिसॉल्व ना बल्कि उसको वैसे ही छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, तो एक तो वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इंसान की लाश अगर आप वैसे ही छोड़ दें कहीं भी, तो उसकी लाश डिसॉल्व होना शुरू होगी, उसके अंदर सड़न पैदा हो जाएगी। ये एक ऐसा लॉ है उसको कोई भी आदमी मतलब ये डिनाई नहीं कर सकता, है कि नहीं।
बिल्कुल। लेकिन बाज मर्तबा ये लॉ टूट जाता है। कैसे? अच्छा। कि आप अगर उसकी लाश के ऊपर एक खास किस्म का नमक लगाएं, अब उसकी लाश के अंदर सड़न पैदा नहीं होगी। ये जो नमक का जो कानून है, ये उस आम कानून से ऊपर का कानून है। इस ऊपर के कानून ने नीचे के कानून को साइडलाइन कर दिया। ठीक है, एक दूसरी मिसाल देता हूं आपको। लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि भाई आप जब फिजा में होंगे तो नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपको नीचे पुल कर रही हैं, है ना। लेकिन इंसान ने इस लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइडलाइन कर दिया जहाज बनाकर। जहाज में क्या है कि फ्यूल डालता है और लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो ऊपर जाता है और घंटों वहां पर आसमान में यानी फिजा के अंदर जो है वो सफर करता है। ये क्या है? एक बड़े कानून ने एक छोटे कानून को साइडलाइन कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जो मौजज़ा होता है वो दरअसल एक बड़ा कानून है, और जो हम कॉज एंड इफेक्ट का जो सिस्टम देख रहे हैं वो एक छोटा कानून है। बाज मर्तबा बड़ा कानून छोटे कानून को साइडलाइन कर देता है, लेकिन उससे छोटा कानून बदलता नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आज से, चूंकि अब हमने नमक जो है लाश के ऊपर लगा दिया, आज से कोई भी लाश नहीं सड़ेगी। या ये नहीं कहा जाएगा कि चूंकि कुछ इंसान जहाज में सफर करके ऊपर बादलों में और फिजा में चले जाते हैं, लिहाजा आज से लॉ ऑफ ग्रेविटी खत्म हो गया। ये नहीं कहा जाएगा, है ना। जो बड़ा कानून है वो अपनी जगह है, जो छोटा कानून है वो अपनी जगह है। ये आ गई मौजज़े की बहस। अब आइए आगे शक्कुल कमर पे बात करते हैं प्रिसाइजली। देखिए, शक्कुल कमर हुआ, चांद के 2 टुकड़े हुए। अब अगर कोई ये कहे कि जी चांद पे तो कोई ऐसी बात मिलती नहीं है, उसमें कोई लकीर नहीं है, तो भाई जाके पहले पूरी तरह तहकीक करो, क्योंकि अभी तो आपने और आपकी साइंसदानों ने चांद की अच्छी तरीके से डिस्कवरी की नहीं। अभी तो वहां कुछ चाइना ने भी अभी कुछ दिन पहले जो है वहां अपने रोबोट्स वगैरह भेजे हैं, तो अभी पूरा चांद जो है उसका एक चप्पा डिस्कवर नहीं हुआ है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि एक आम सवाल यह होता है जहन में कि भाई अगर इतनी बड़ी बात हुई कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो आखिर मक्के से बाहर दूसरे लोगों ने इसको क्यों नहीं देखा? एक सवाल कॉमन आता है, तो उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जाहिर है कि चांद के 2 टुकड़े दिन में तो हुए नहीं होंगे, रात ही में होंगे जब चांद लोगों को नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। जिस वक्त चांद सऊदी में निकला हुआ होगा, अब अगर आप मैप में देखें और आप वेस्ट में चले जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं, मसलन यूरोप में चले जाएं, तो उस वक्त तो वहां सूरज भी गुरूब नहीं हुआ। जब सूरज गुरूब नहीं हुआ तो चांद नजर कैसे आएगा? जब सूरज निकला हुआ है तो चांद कहां से नजर आ जाएगा? तो इसलिए अगर चांद के 2 नहीं 100 टुकड़े भी हो जाएं तो उनको नजर आने वाला नहीं है। ठीक है, आप अगर वेस्ट में आ जाएं सऊदीया से, यानी मसलन इंडिया में आ जाएं, तो जिस वक्त सऊदीया के अंदर ये इवेंट हुआ, जाहिर है कि इंडिया में तो सारे सो रहे होंगे। उसकी वजह है कि यहाँ लेट नाइट का वक्त है, 2.5-3 घंटे आगे है। ठीक है, प्लस इस बात की क्या गारंटी है कि जहां जहां लोग जाग रहे होंगे वहां आसमान भी साफ था, वहां पोल्यूशन नहीं था, वहां यानी कहना चाहिए बादल नहीं थे। ये सारी चीजें अपनी जगह। इसके बावजूद इंडिया में एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने उसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया हुआ है। वो जगह केरला में है। उस जगह का नाम, वो जगह दरअसल एक मस्जिद है जो दरअसल इंडिया की सबसे पहली मस्जिद है, और उस मस्जिद का नाम है चेरमनपल्ली मस्जिद। ठीक है, एक बादशाह केरला में गुजरे हैं जिनका नाम है, जिसको पेरमल कहा जाता था। उन्होंने उनके बारे में ये बात आती है, और ये बात कोई उड़ी हुई नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में बाकायदा एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट का नंबर भी हमारे पास है। कोई भी अगर जाना चाहे वहां पर तो उस नंबर से वो मैन्यूस्क्रिप्ट निकाल कर पढ़ सकता है। उस मैन्यूस्क्रिप्ट के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि एक दिन चेरमन बादशाह अपने महल की छत पर रात को टहल रहे थे, तो उन्होंने ये शक्कुल कमर का मौजज़ा देखा, और उन्होंने फौरन जो अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, उनको बुलाया कि भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने कंफर्म किया कि दरअसल ये वाकया होना था और अरब में एक नबी को आना था, हो सकता है कि ये उसी से रिलेटेड हो। तो चेयरमैन ने कुछ सालों के बाद, यानी कुछ दिन इंतजार किया, कुछ अपनी सल्तनत का इंतजाम वगैरह करना होगा, उन्होंने वली अहद को, जो क्राउन प्रिंस होगा, उसको उन्होंने सल्तनत ट्रांसफर की, और खुद वो अरब सफर करके गए। वहां मदीना पहुंचे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ला चुके थे। मदीना पहुंचे, बाकायदा केरला से एक गिफ्ट, खाने की कोई चीज लेकर गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया भी।
और उसके बाद चेयरमैन जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, उनका नाम ताजुद्दीन रखा गया। वहां से वापस उन्होंने इंडिया का सफर किया और यमन के रास्ते से, और ये जो आज जिस कंट्री को हम सल्तनत ओमान कहते हैं, उस जमाने में वो यमन का हिस्सा था, वहां पर उनका इंतकाल हो गया और वहां पर उनका आज भी मजार है बाय द वे। उनके साथ जो लोग आ रहे थे उनमें से एक शख्स का नाम था मलिक बिन दीनार या मालिक बिन दीनार। उन्होंने मालिक बिन दीनार को एक लेटर दिया अपने बेटे के नाम, जो यहां पर जिसको बादशाह बनाकर गए थे, कि तुम एक मस्जिद को तामीर करो। इस वजह से चेरमनपल्ली इंडिया के अंदर तामीर हुई। तो ये जो पूरी हिस्ट्री है, इसका आप इसलिए इनकार नहीं कर सकते कि ब्रिटिश इंडिया आर्काइव में ये भी लिखा हुआ है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उस जमाने की, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब से उस रात में बादशाह ने उस मौजज़े को देखा था, स्प्लिट ऑफ मून को, हर साल उसी रात में, उसी तारीख में केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता था, जो अभी से 200 साल 100-200 साल पहले तक मनाया जाता रहा है। तो भाई वो फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा था इतने अरसे तक के? अब आप ये कहें कि चलो भाई ठीक है, इंडिया में एक बादशाह ने देख लिया था, अब सारी दुनिया में क्या अकेले एक आदमी रह गया था जिसने वो देखा? तो मैं आपको बताता हूं कि उस जमाने में हिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करती थी, ना तो अरब में कोई हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करता था, कोई तारीख बैठ के लिखता नहीं था, बल्कि हिस्ट्री जो है वो याद की जाती थी। और हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है वो याद की गई है। भाई हमारे यहाँ जो हदीस है वो क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस जमाने में जो काम हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उसी को रिकॉर्ड किया गया है। लोगों ने उस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया, प्रिजर्व किया, आगे बढ़ा दिया। तो अब आप ये सवाल करें कि भाई हिस्ट्री में क्यों नहीं है? हिस्ट्री में तो है, और कहाँ है?